नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर्णिम भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने आपको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, उसकी विजयों के बारे में आपको बताया। उसके बाद बिंदुसार के बारे में और सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, धम्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी। अशोक के द्वारा कराए गए लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में आपको बताया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त के बारे में, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बताया। शुंग वंश के बारे में अपन ने इसमें पढ़ा और गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी पिछले वीडियो में आपको दी गई। श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त सभी राजाओं के बारे में आपको बताया गया। गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में आपको बताया। वर्धन वंश में हर्षवर्धन के बारे में जानकारी आपको दी। वर्धन वंश का प्रतापी राजा हुआ जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करवाया। उसने कन्नौज धर्म सभा का आयोजन भी किया, प्रयाग धर्म सभा का आयोजन किया। ब्राह्मणों को दान देता था, वो बौद्ध भिक्षुओं को दान देता था और उसने दशो दिशाओं में भगवान बुद्ध की पूजा करवाई। तो इन सारी बातों के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके शासन प्रबंध के बारे में जानकारी दी आपको। राजा का पद सर्वोपरि होता था, सैन्य व्यवस्था, उसकी मंत्री परिषद, सचिवालय, आय के स्रोत, इनके बारे में जानकारी दी गई। हर्ष के मूल्यांकन के बारे में बताया कि स्वयं हर्ष एक उच्च कोटि का विद्वान था, बहुत अच्छा उसका शासन प्रबंध था, विजेता था, धर्म सहिष्णु था, दानी था वो, और वह एक लेखक भी था। उसे नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली नामक साहित्य लिखे। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान मयूर, मातंग, बाणभट्ट आदि रहते थे जिन्होंने अनेक साहित्यों की रचना की। तो इस प्रकार से हमने सम्राट हर्ष के बारे में पढ़ा। सम्राट हर्ष अपनी आमदनी का 1/4 भाग दान कार्यों में खर्च करता था। यह हर्ष की विशेषता थी। हर्ष बहुत दानी राजा था और उसने दान की परंपरा को जीवित रखा तथा उसने जो पिछले समय में भी जो दान दिया जाता था उससे पहले के समय में उससे की सीमाओं का भी उल्लंघन किया और उसने बढ़ चढ़ करके दान किया। एक मानवतावादी शासक था, धर्म सहिष्णु शासक था, बहुत अच्छा शासक था। इसे मानवतावादी शासक भी कहा जाता है, धर्म का संरक्षक शासक भी कहा जाता है। इसके समय में हमारे देश में एक चीनी यात्री आया था, हिनसांग। हिनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया और इसने भारत में रहकर जो कुछ देखा उसे अपनी पुस्तक शिव की में लिखा। हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसांग भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया, बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने भी आया। तो वह लंबे समय तक हमारे देश में रहा और हमारे देश में रहने पर उसने जो कुछ बातें यहाँ देखी उन सारी बातों को उसने अपनी यात्रा वृत्तांत शिव की नामक पुस्तक में लिखा। तो आज हम हिनसांग के भारत यात्रा विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिनसांग ने हमारे देश में रहकर जो कुछ देखा उसका वर्णन कैसे किया। तो आज उसके बारे में आपको समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, हिनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था जो हमारे देश में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था और उसने भारत के संबंध में जो विवरण दिया उसमें पहला पॉइंट है सामाजिक स्थिति। यानी हर्ष ने अपनी पुस्तक शिवकी में लिखा था कि उस काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण, चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों को करते थे और जो प्रथम वर्ण था ब्राह्मण वर्ण, उसका काम वेदों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करवाना ये था। क्षत्रिय वर्ण का जो काम था वो प्रजा की रक्षा करना था।
शासन करना था, न्याय करना था, लगान वसूली करना, ये क्षत्रियों के काम थे। वैश्यों का काम था व्यापार वाणिज्य का काम था, दुकानदारी करना, साहूकारी, महाजनी आदि, कृषि, पशुपालन। शूद्र जो था ये तीनों वर्णों की सेवा करता था। समाज में शाकाहार का ज़्यादा प्रचलन था। जो लोग तामसी भोजन करते थे वो गांव से बाहर रहते थे। लहसुन और प्याज का सेवन करने वालों को गांव से बाहर रखा जाता था। चांडाल जो लोग होते थे वो गांव से बाहर रहते थे। समाज में चोरी बहुत कम होती थी, ऐसा इंसान ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसके बाद हम दूसरे पक्ष के बारे में पढ़ते हैं, आर्थिक पक्ष के बारे में। तो उस समय आर्थिक जीवन बहुत अच्छा था, लोगों का व्यवसाय बहुत अच्छा था। कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे आदि हिंसा के समय प्रमुख व्यवसाय थे। खेती बहुत उन्नत अवस्था में होती थी और लोग बहुत समृद्धशाली थे, अच्छी प्रकार से खेती करते थे, जमीन को उपजाऊ बनाने का प्रयास करते थे। नहरों के द्वारा सिंचाई उस काल में होती थी। तो ये है। इसके अलावा हमारे देश के सूती वस्त्र उद्योग, मलमल और हाथी दांत के सामान तथा सोने चांदी के आभूषण आदि के उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे और हमारे देश का व्यापार वाणिज्य दूर दूर देशों से तक चलता था। जैसे कि भड़ौल, ताम्रलिप्ति आदि उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे जिनके द्वारा सामान हमारे देश का विदेशों में जाता था और विदेशों से भी हमारे देश में सामान आता था। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि हिंसा के समय में हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, कुटीर धंधे उन्नत अवस्था में थे, बहुत तरह के सामान बनाए जाते थे और हमारे देश के बने हुए सामानों की विदेशों में बहुत मांग थी। इसलिए यहाँ के कारीगर समृद्ध थे, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ था। ऐसा वर्णन हिंसांग ने अपनी पुस्तक शिवकी में किया है। हमारे देश के कपड़ा, गरम मसाले आदि विदेशों में निर्यात होते थे, उन सब के बदले में सोना चांदी हमारे देश में आता था। तो ये मैंने आर्थिक पक्ष के बारे में बताया। कृषि पर उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में लिया जाता था, ये राजा की आय का स्रोत था। अब मैं आपको धार्मिक जीवन के बारे में बता दूं। धार्मिक जीवन उस समय, जिस समय हिंसा भारत आया, ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म का ज़्यादा बोलबाला था। राजा धर्म सहिष्णु थे, सभी धर्मों को मान्यता थी और राजा धर्म सहिष्णु होते थे। उस समय बौद्ध धर्म में महायान शाखा का प्रभाव ज़्यादा था। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और कर्मकांड को बोलबाला था और उस समय गाय का बहुत सम्मान होता था। गाय आदरणीय मानी जाती थी, एक पालतू पशु थी, लेकिन गाय एक धार्मिक पशु थी, उसको एक देवी का रूप, लक्ष्मी का रूप माना जाता था। तो ये भी है। ये मैंने तुमको उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में बताया कि उस काल का धार्मिक जीवन कैसा था, यानी ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी अस्तित्व था, लेकिन ज़्यादा जो बोलबाला था वो ब्राह्मण धर्म का था। राजा धर्म सहिष्णु थे, सभी धर्मों का पालन करने की उन्होंने आज्ञा दे रखी थी और ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और कर्मकांड का बोलबाला था। गाय आदरणीय थी, सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रसिद्ध थी। बौद्ध धर्म में महायान शाखा का ज़्यादा प्रादुर्भाव था। अब हम आगे राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। उस समय वंशानुगत राजतंत्र था। जिस समय हिंसांग ने हमारे यहाँ भारत की यात्रा की, उस समय वंशानुगत राजतंत्र था, राजा का शासन था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा अपनी प्रजा का एक ध्यान में रखता था और प्रजा की हर एक बात का वो ध्यान रखता था, उसको पूरी करता था। शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। राजा की आय राज कार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार, दान आदि में खर्च होती थी। राजा प्रजा के कल्याण के लिए अपने कोष में से धन खर्च करता था। कई राजा भेष बदल करके प्रजा का हाल जानते थे तथा राजा लोक कल्याणकारी कार्य करते थे जिससे प्रजा की भलाई होती हो, ऐसे कार्य उस समय करते थे। और राजा समय समय पर निरीक्षण यात्रा करता था, अपने कर्मचारियों के कार्यों को देखता था, जनता के बीच में भेष बदल कर जाता था,
जनता के दुख दर्द को समझता था और उनको दूर करने का प्रयास करता था। दंड व्यवस्था उदार थी, अपराध बहुत कम होते थे, कुछ अपराधों में कठोर सजा थी। हर्ष के पास एक विशाल सेना भी थी। पड़ोसी राज्यों से लड़ने के लिए प्रत्येक राजा के पास विशाल सेना होती थी। सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, गुप्तचर प्रणाली थी। तो ये मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया, सामाजिक जीवन के बारे में बताया, आर्थिक पक्ष के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। अब अपना जो अगला पॉइंट है वो है शिक्षा। हर्ष ने जिस समय हमारे भारत की यात्रा की उस समय शिक्षा बिहारों गुरुकुलों में दी जाती थी। बड़े बड़े गुरुकुल होते थे जिनमें बड़े बड़े विद्वान आचार्य शिक्षा देते थे, और नालंदा, बिहार आदि ऐसे विश्वविद्यालय भी थे जिनमें शिक्षा दी जाती थी। 10-10 हज़ार विद्यार्थी उनमें पढ़ते थे। बड़े बड़े विद्वान आचार्य होते थे जो अपनी अपनी विषय के प्रकांड विद्वान होते थे। तो उनमें शिक्षा, छात्रों का जीवन बड़ा अनुशासित होता था, संयमपूर्ण होता था। ब्राह्मी लिपि उस समय प्रसिद्ध थी और वेदों को मौखिक पढ़ाया जाता था। नालंदा और वल्लभी उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। जिस समय हिंसा आया उस समय नालंदा और वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा और वल्लभी, शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और शिक्षा गुरुकुल और बिहारों में दी जाती थी। नालंदा उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो ये मैंने हर्ष के भारत यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको जानकारी दी, सामाजिक जीवन के बारे में बताया, आर्थिक जीवन के बारे में बताया, धार्मिक जीवन के बारे में बताया, और राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में, शिक्षा की स्थिति क्या थी उसके बारे में अपन ने जानकारी दी। अब मैं आपको सम्राट हर्ष के मूल्यांकन के बारे में बता दूं। सम्राट हर्ष पुष्यभूति वंश का राजा था, वर्धन वंश का, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं, का एक प्रतापी राजा हुआ जिसने अपने वंश की यश और कीर्ति को बढ़ाया। शुरू में राजा जो हर्ष है यह भगवान सूर्य की उपासना करता था, लेकिन बाद में इसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, तथा इसने कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध धर्म सभाओं का आयोजन किया। ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को दान करता था ये, तथा इसने देश विदेशों में भी प्रचार करवाया। ये काम इसने किए। अनेक इसने मठों का, चैत्यों का निर्माण भी करवाया। ये काम इसने किए और इसने दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए। चीन आदि में इसने अपने प्रतिनिधि मंडल भेज करके सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए। हर्ष के समय में साहित्य की बहुत उन्नति हुई। हर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसने नागानंद, प्रियदर्श का रत्नावली जैसी पुस्तकें लिखी। और इसके अलावा हर्ष के दरबार में बड़े बड़े साहित्यकार भी रहते थे, विद्वान रहते थे, मयूर, मातंग, बाणभट्ट आदि, जिन्होंने बड़े बड़े साहित्यों की रचना की। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित, कादम्बरी आदि लिखी गई। हर्ष ने हमारी भारतीय संस्कृति का देश विदेशों में प्रचार प्रसार करवाया और प्रतिनिधि भेजे। हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य संरक्षक था। हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय होने वाले खर्चे में अपने कोष में से पैसे देता था, तथा उसने अनेक गुरुकुल, आश्रम आदि को भी पैसे देता था। इस प्रकार से हर्ष ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करवाई और बहुत सारे काम किए। हर्ष एक प्रजा हितैषी राजा भी था। प्रजा के कल्याण के उसने बहुत सारे काम किए, परोपकार के काम किए और मानवतावाद को बढ़ावा देने वाला था। उसने मानव के दुख दर्द को समझा और उनको दूर करने का प्रयास किया। तथा हर्ष का नियम था कि उसने वह अपनी आमदनी का 1/4 भाग दान कार्यों में, पुण्य कार्यों में वो खर्च करता था और धर्म का संरक्षक था। उसने अपनी आमदनी को 4 भागों में बांट रखा था, उसी हिसाब से वह खर्च करता था। राज कार्यों पर पूरा ध्यान देता था, प्रजा के दुख दर्द को दूर करता था। हर्ष बहुत अच्छा प्रतापी राजा हुआ और हर्ष ने युग की धाराओं को बदलने का वह एक नई प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास किया और वह मृत्यु तक, अपनी मृत्यु तक वह लोक कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहा और उसने अच्छाइयों की पराकाष्ठाओं को छुआ और
उसके दरबार में योग्य और विश्वसनीय कर्मचारियों को वो रखता था। उसके पास विशाल सेना थी, उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की तथा अपने अच्छे और श्रेष्ठ कार्यों के कारण अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा सकता है, सम्राट हर्ष को। तो इस प्रकार से मैंने हर्ष के मूल्यांकन के बारे में बताया। एक बार और बता दूं मैं सम्राट हर्ष के बारे में। यह वर्धन वंश का एक प्रतापी राजा हुआ और इसने 606 में गद्दी पर बैठा और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। थानेश्वर में बैठा पहले, फिर कन्नौज में राजधानी बनाया। इसके बाद इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और इसने परम भट्टारक आदि उपाधियाँ धारण की। तो इसके दरबार में बड़े बड़े साहित्यकार रहते थे। इसने दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार करवाया, चीन के साथ अच्छे सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए, प्रतिनिधि मंडलों को भेजा और दान कार्यों में वह अपनी आमदनी का 1/4 भाग खर्च करता था। मानवतावादी राजा था, धर्म का संरक्षक था, सहिष्णु राजा था तथा इसने युग की धाराओं को बदलने का प्रयास किया और जीवन पर्यंत यह अच्छाइयों में संलग्न रहा। अयोग्यता नहीं बल्कि ऐसी उदार प्रवृत्तियों का होना था उसका सफल होना। उसके उत्थान पतन के लिए व्यक्ति या युग विशेष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। इस प्रकार हर्ष अपने श्रेष्ठ कार्यों के कारण ही अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है, हर्ष एक महान राजा था, प्रतापी राजा था। उसने जन कल्याण के बहुत सारे कार्य किए। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान साहित्यकार आदि रहते थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज सम्राट हर्ष के बारे में, उसके मूल्यांकन के बारे में और हिंसांग जो एक चीनी यात्री था जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, उसके यात्रा वृत्तांत के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको चोल वंश के बारे में बता दूं। चोल वंश हमारे दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इस वंश की जानकारी संगम साहित्य में और पाणिनि की अष्टाध्यायी में, महाभारत में आदि में इसकी जानकारी मिलती है। चोल वंश एक प्रतापी राजवंश था और इसका कृष्णापल्ली, कोरोमंडल तथा कावेरी नदी के मुहाने तंजौर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इस वंश ने अन्य वंशों के राजाओं को हराया, चेर, पांड्य आदि राजाओं को हराया, उनसे युद्ध किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। श्रीलंका तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, उत्तर में इन्होंने चीन तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र चोल हुआ। इस वंश का जो प्रथम राजा हुआ, प्रथम संस्थापक जिसको कहा जाता है, उर्वरक् हुआ। इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की, प्रथम राजा हुआ और उरैयूर में इसने स्थापित की। और एक बात पर बता दूं मैं, चोलों का जो राज चिन्ह था वो था बाघ, जिसे अपन अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। ये चोलों का राज चिन्ह था, बाघ। बाघ चोलों का राज चिन्ह था और प्रथम शासक उर्वरक् था ये चोलों का। चोलों के बारे में जानकारी हमको संगम साहित्य, महाभारत और अष्टाध्यायी, इन साहित्यों से हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों का राज चिन्ह था बाघ, प्रथम शासक था उर्वरक्। इसके बाद चोलों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण राजा हुआ करिकाल हुआ। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तनम नामक एक नगर बसाया। पुहारपत्तनम नामक इसने एक नगर बसाया। किसने बसाया? करिकाल ने। करिकाल के बाद में विजयालय गद्दी पर बैठा, जिसे चोलों का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है और इसने चोल साम्राज्य का बहुत उत्थान किया चोलों ने। और विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उरैर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में आदित्य प्रथम राजा बना। आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था और ये चोल राजवंश की गद्दी पर बैठा 1875 ईस्वी में। बहुत प्रतापी राजा हुआ और बाद में पल्लव नरेश को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह पल्लव राज्य पर चोलों का अधिकार हो गया। और उसके बाद में राजराज प्रथम, यह बहुत प्रतापी राजा हुआ। 30 वर्ष तक गौरवशाली शासन किया इसने और राजराज की उपाधि इसने धारण की, लोअर रक्त की नीति लागू की और अपने साम्राज्य की सीमाओं को इसने बढ़ाया। इसने पांड्य और चेर आदि पर विजय प्राप्त की। पांड्य, चेर
पांड्य, चेर आदि पर इसने विजय प्राप्त की। श्रीलंका, जावा, मलाया, सुमात्रा, जावा, मलाया, सुमात्रा, श्रीलंका आदि पर इसने विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से यह प्रतापी राजा हुआ और इसने कई राजाओं के संयुक्त मोर्चे पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद में राजेंद्र प्रथम इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। राजेंद्र प्रथम राजा प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम प्रतापी राजा हुआ। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के समान ही योग्य शासक था। उसके उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी त्रिभंग, लाड़ू और कंदा अभिलेखों में मिलती है। तो यह है, और उसने सिंगल राज को अपने अधिकार में ले लिया तथा उसने चीन पर भी विजय प्राप्त की। यह सबसे प्रतापी राजा हुआ चोल वंश का राजेंद्र चोल, और इसने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और मंदिरों में गोपुरम बनाने का श्रेय इसी को है तथा इस वंश का इसे सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। इसके बाद में राजाधिराज प्रथम आदि शासक हुए। और अब मैंने महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको चोल प्रशासन के बारे में बता दूं कि चोलों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। चोल प्रशासन चोलों में केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे राजतंत्रात्मक शासन था वह वंशानुगत होता था। राजा प्रजा की हर बात का ध्यान रखता था और राज प्रशासन का प्रमुख राजा होता था जो वंशानुगत होता था और निरंकुश होता था। राजा की सहायता हेतु अनेक मंत्री और अधिकारीगण होते थे जो योग्य होते थे, निष्ठावान होते थे। उन्हें ही राजा अपना विश्वसनीय अधिकारी और मंत्री नियुक्त करता था। उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुनंदरम व निम्न स्तरीय अधिकारी शिरुतरम कहलाते थे। शिरुतरम जो कहलाते थे अधिकारी, और ओनियाकलम प्रधान सचिव होता था। इसके बाद सैन्य संगठन है। चोलों के पास विशाल सेना थी। चोलों की सेना पैदल सेना, अश्वारोही और गजारोही। सैन्य संगठन बहुत अच्छा था चोलों का सैन्य संगठन। चोलों की सेना में पदाती सेना, अश्वारोही, गजारोही। पदाती सेना में है जैसे कि वो पैदल सेना, इसके अलावा अश्वारोही घुड़सवार सेना, गजारोही हाथी पर चलने वाली सेना ये होती थी। कुंजर मल्ल गजारोही दल को कहते थे। निपुण सैनिक होते थे तथा चोलों के पास विशाल नौसेना भी थी। विशाल नौसेना के बल पर चोलों ने अनेक पड़ोसी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने नौसेना ने अपनी विषय वैजयंती गंगई क्षेत्र, सिंगल द्वीप, बंगाल की खाड़ी पर पार जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप पर पहरा दिया। इस समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई। महाबलीपुरम तथा कावेरी पट्टनम ये मुख्य चोल बंदरगाह थे। महाबलीपुरम तथा कावेरी पत्तनम ये चोलों के प्रमुख बंदरगाह थे। तो चोलों की एक सेना और थी नौसेना, और नौसेना के बल पर चोलों ने बंगाल की खाड़ी, जावा, मलाया, सुमात्रा, बंगाल की खाड़ी, जावा, मलाया, सुमात्रा आदि पर
अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, आदि पर अपना अधिकार कर लिया। चोलों के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो महाबलीपुरम तथा कामेरीपत्तनम थे। तो ये है, चोलों की सेना में पदाति, अश्वारोही, गजारोही और नौसेना प्रमुख थी, जिसके बल पर उन्होंने इन जगहों पर अधिकार किया। चोलों का राजचिन्ह था वाघ, इनके बारे में जानकारी दी। अब चोलों की न्याय व्यवस्था के बारे में बता दूं। चोलों में राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी और राजा धर्म के अनुसार शासन करता था। जहाँ पर धर्माशन भट्ट, जो स्मृति शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण होता था, वो न्याय करता था। राजा को न्याय कार्य में वो सहायता करता था। इसके अलावा न्याय के लिए निमित्त न्यायालयों का गठन किया गया तथा ग्राम न्यायालय बनाए गए और जाति पंचायत का विधान भी था। छोटे छोटे मामलों का निपटारा स्थानीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता था। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। आर्थिक दंड व सामाजिक अपमान के दंड का विधान था। तो चोलों में राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। न्याय व्यवस्था, राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश होता था, राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। राजा की सहायता के लिए विद्वान ब्राह्मण आचार्य होते थे, जो स्मृतियों के ज्ञाता होते थे। उन्हें धर्मासन भट्ट कहा जाता था। वो राजा की सहायता करते थे न्याय कार्य में। इसके अलावा राजा ने अनेक न्यायालयों की स्थापना कर रखी थी तथा ग्राम न्यायालय होते थे, जाति न्यायालय होते थे, जिनमें भी छोटे छोटे मामलों का निपटारा किया जाता था। उस समय अर्थदंड और सामाजिक अपमान के दंड का प्रावधान था। प्राय आर्थिक दंड का सोने के सिक्के के रूप में देना पड़ता था। प्राण दंड का और शरीर के अंग भंग आदि दंडों का प्रावधान उस समय नहीं था। दंड व्यवस्था उदार थी चोलों की। तो ये थी चोलों की न्याय व्यवस्था। चोलों की न्याय व्यवस्था में जो सबसे ऊंचा जो न्यायाधीश होता था वो राजा होता था। राजा की सहायता के लिए अनेक न्यायाधीश होते थे। विद्वान ब्राह्मण होते थे, जो धर्म स्मृतियों के आधार पर न्याय करते थे। इनको धर्मासन भट्ट कहा जाता था। इसके अलावा अनेक जातीय न्यायालय होते थे और छोटे न्यायालय होते थे, ग्राम न्यायालय आदि, उनमें भी मामलों का निपटारा होता था। अर्थदंड का प्रावधान था। सोने का सिक्का अर्थदंड के रूप में दिया जाता था तथा प्राणदंड और अंगभंग का कोई विधान नहीं था। तो ये हो गई दंड व्यवस्था। इसके बारे में बाद अब मैं आपको राज्य की आय के स्रोत बता दूं। राज्य की आय के स्रोत में भूमि कर, वन कर आदि होते थे तथा जो दंड से प्राप्त आय आदि राज्य की आय के प्रमुख स्रोत होते थे। भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण, नाप जो कराया जाता था, उसके आधार पर लगान निर्धारित की जाती थी। तो ये है, और गृह कर आदि राजा के द्वारा लिए जाते थे। अब मैं आपको प्रांतीय शासन के बारे में बता दूं। चोलों का जो प्रांतीय शासन है, केंद्रीय प्रशासन वो प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांतों में, और प्रांतों को मंडल कहा जाता था। और प्रांतों को मंडल कहा जाता था और मंडल का जो प्रशासक होता था उसको मंडल मुड़ाली कहते थे। मंडल के प्रशासक को मंडल मुड़ाली कहते थे, मंडल मुड़ाली। तो केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों को मंडल कहा जाता था। मंडल का शासन मंडल या मुड़ाली चलाते थे। तो वो चलाते थे और मंडल मुड़ाली राज परिवार के लोग होते थे। राज परिवार के जो लोग होते थे वही मंडल का प्रशासन चलाते थे और इनके लिए अनेक सहायक कर्मचारी तथा अधिकारी होते थे, जो राजकार्यों में मंडल के शासक की सहायता करते थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताया। चोलों के स्थानीय शासन के बारे में बता दूं। चोलों के प्रशासन की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो थी स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्वशासन। चोलों के प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय प्रशासन। चोलों का साम्राज्य मंडल, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और गांवों में बटा हुआ था। गांव का शासन गांव के द्वारा निर्वाचित सभाएं चलाती थी। गांव के योग्य व्यक्ति, पढ़े लिखे, चरित्रवान व्यक्ति को गांव सभा के सदस्य बनाए जाते थे और प्रतिवर्ष उनका चुनाव होता था। वो मंदिरों की देखरेख करने का काम, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, पेयजल की व्यवस्था करना, लगान वसूली करवाना आदि, और गांव का प्रशासन वो चलाती थी। केंद्र का उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता था। तो इस प्रकार से चोलों के काल में स्थानीय प्रशासन बहुत अच्छा होता था। ये चोलों की प्रमुख विशेषता रही। ये सिंचाई व्यवस्था, भूमि कर व्यवस्था, मंदिरों की देख रेख, पानी पेयजल की व्यवस्था करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, गांव के झगड़ों को समाप्त करना, न्याय करना आदि कार्य करते थे। योग्य जो व्यक्ति होते थे उनको ही ग्राम सभा का सदस्य बनाया जाता था। तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब मैं आपको चोल कला के बारे में बता दूं। चोल कला, चोल कला, चोल कला बहुत उन्नत थी उस काल में। चोल काल में पौराणिक शैव वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ। अलवार और नैनार संत हुए। उस काल में अनेक मंदिर बनाए गए, मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि तंजौर का राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आदि प्रसिद्ध है। मंदिरों में गोपुरम, शिखर आदि बनाने की शुरुआत चोल काल में हुई। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार, जो नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा होता है। ऐसी जो परंपरा दक्षिण भारत में विकसित हुई वो चोलों के काल में ही विकसित हुई। सबसे पहले चोलों ने उसको बनाया। इसके अलावा एक बात और थी, चोलों ने मंदिरों में आंगन, ब्रिकेट वाले खम्भ और तोरण द्वार आदि बनाने की परंपरा का विकास किया। गर्भगृह आदि बनवाए तथा उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति आदि बनवाई तथा अनेक मंदिर बनवाए और अनेक राजप्रसादों का निर्माण उनके द्वारा कराया गया। चोलों के द्वारा तालाब बनाने की जो दक्षिण भारत में परंपरा है वो चोलों के द्वारा विकसित की गई। चोलों ने नहर प्रणाली को विकसित किया तथा उन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनवाया आदि कार्य चोलों के द्वारा करवाए गए। और चोलों ने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, साहित्य को बढ़ावा दिया, अनेक और धर्मों के लिए भी उन्होंने बहुत अनुदान दिए आदि कार्य चोलों के द्वारा किए गए। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको चोल प्रशासन के बारे में बताया, चोल वंश के बारे में बताया, चोल वंश के महान राजाओं के बारे में बताया। अब आपको सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि जो चोल वंश है ये दक्षिण भारत का राजवंश था और बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर राजवंश था ये। और इसकी जानकारी हमको पाणिनि की अष्टाध्यायी में, संगम साहित्य में तथा महाभारत में और दक्षिण भारत के अनेक ग्रंथों में इनमें मिलती है। इस राजवंश ने तंजावुर और कावेरी नदी तथा त्रिचनापल्ली आदि और कोरोमंडल आदि तटों पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इनका राज चिन्ह था बाघ। इन्होंने अन्य दक्षिण भारत के राजवंशों को हराया और अच्छी प्रकार से शासन किया। इसका पहला राजा उर्वपर्य हुआ जो प्रतापी राजा हुआ। उसके बाद करकाल प्रमुख राजा हुआ जिसने कावेरी नदी के मुहाने पर पहाड़पत्तनम नामक नगर बसाया। उसके बाद और बहुत सारे राजा हुए। राजेंद्र चोल इस वंश का प्रतापी राजा हुआ जिसने चीन तक अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और बहुत यश और वैभव प्राप्त किया। जावा, मलाया, सुमात्रा पर अपना अधिकार किया। दूसरे देशों से अच्छे मजबूत संबंध स्थापित किए। श्रीलंका पर अधिकार किया और इस काल में हमारे देश का व्यापार उन्नत था चोलों के समय में। और चोलों ने कावेरी नदी के पुहारपत्तनम तथा आदि नगरों को उन्होंने महाबलीपुरम को प्रमुख बंदरगाह के रूप में अपनाया। ये काम इन्होंने किए। कला और साहित्य की चोल काल में बहुत उन्नति हुई। इनका प्रशासन अच्छा था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। सेना के बारे में बताया। 3 प्रकार की सेना थी, पैदल सेना, अश्वसेना और हस्ती सेना। इसके अलावा नौसेना चीलों की प्रमुख सेना थी। नौसेना के बल पर उन्होंने बहुत विजय प्राप्त की। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब अपन आगे राजतरंगिणी के बारे में पढ़ते हैं। राजतरंगिणी
ये कल्हण के द्वारा लिखी गई। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमको राजतरंगिणी से मिलती है और इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। तरंगिणी का मतलब होता है नदी, राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी। इसमें राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है, उनके वंशों के बारे में है और कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। आगे जो अपन पढ़ते हैं तो विजयनगर के साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। विजयनगर जो कर्नाटक में था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, संगम, सुलभ, तुलभ, अरावधु। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य यह मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था और इसकी स्थापना 2 हिंदू भाइयों के द्वारा की गई। संगम वंश के 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन दोनों भाइयों ने हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा सन 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई। तुंगभद्रा नदी हरिहर बुक्का संगम वंश के 2 भाई थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई जो संगम वंश के थे। 1336 में की गई तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। इस राजवंश में विजयनगर पर 4 राजवंश ने शासन किया, संगम वंश, सुलभ, तुलभ, अरावधु। इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का एक प्रतापी राजा हुआ जिसके काल में विजयनगर की बहुत उन्नति हुई। उसने उड़ीसा के राजाओं को हराया, रायचूर पर अपना अधिकार किया और बहमानी के शासकों सुल्तानों पर उसने विजय प्राप्त की तथा उसने अहमदनगर के सुल्तानों को हराया और बहुत बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया। इसके अलावा इसके काल में बहुत उन्नति हुई, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। तो विजयनगर और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण एक साम्राज्य था और इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर बढ़ाया। कृष्णदेव राय ने बहुत अच्छा प्रतापी राजा हुआ ये, इसके बारे में है। अब मैं आपको संगम वंश के बुक्का के हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, इनके बारे में बता दूं। हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित वंश को संगम वंश कहा जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था और इस कारण इनका वंश संगम वंश कहलाया। सबसे पहले बड़ा भाई हरिहर गद्दी पर बैठा, हरिहर के बाद सबसे पहले बुक्का प्रथम, बुक्का के बाद में हरिहर प्रथम गद्दी पर बैठा और इस प्रकार से हरिहर प्रथम गद्दी पर बैठा और हरिहर के बाद में बुक्का गद्दी पर बैठा। तो इस प्रकार से 1336 में इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले हरिहर और उसके बाद बुक्का गद्दी पर बैठा और इन्होंने ये संगम वंश की स्थापना, संगम वंश के थे ये दोनों भाई
और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। आज मैंने आपको संक्षेप में विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं विजयनगर के बारे में और जानकारी दूंगा। और आज मैंने आपको हिंसांग के भारतीय यात्रा वृत्तांत के बारे में, हर्ष के मूल्यांकन के बारे में तथा चोल प्रशासन के बारे में विस्तार से समझाया। विजयनगर के बारे में सूक्ष्म जानकारी आपको दी गई और विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और आपको यदि कोई भी शिकायत हो तो आप मोबाइल नंबर लिख रखे हैं स्क्रीन पर, उनको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।